हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी दीपेश राउत ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपेश है। ये घटना आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 2011 जून के महीने की है। उस समय बारिश का मौसम चल रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने काम से ख़त्म करके घर लौट रहा था। जब मैं काम से घर आ रहा था तब मैं बाइक पर था। मेरी स्कूटर चलते चलते रास्ते में ख़राब हो गई। मैंने स्कूटर को देखा कि ये अभी यहाँ ख़राब हो गई है, मैं इसे क्या करूँ? क्योंकि मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही थी कि अब स्कूटर अगर छोड़कर चला जाऊँगा तो क्या भरोसा सुबह जब लौट कर आऊँ तब स्कूटर चोरी हो चुका रहे। और रास्ता भी अभी मेरे घर तक काफ़ी लंबा बचा था। अगर धक्का देकर जाऊँगा तो मुझे पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि अचानक से मुझे ये लगा कि क्यों ना स्कूटर को यहीं कहीं आसपास छुपा दूं। रास्ते के दोनों ही तरफ जंगली झाड़ियां थीं, तो मैंने इसीलिए अपनी स्कूटर को झाड़ियों में छुपाना ही ठीक समझा। मैंने सोचा अगली सुबह आकर यहाँ से स्कूटर ले लूँगा या मैकेनिक को साथ में लाकर स्कूटर को बना दूंगा। मैं अपनी स्कूटर को रास्ते से नीचे उतारकर झाड़ियों में रखने लगा कि मुझे दूर एक आदमी दिखाई दिया। मैं ये सोचने लगा कि इतनी झाड़ियों में ये आदमी इस समय क्या कर रहा है। रात के कुछ 10 या 11 बज रहे होंगे। मैं भी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक धीमे धीमे बारिश शुरू हो गई थी और बारिश शुरू होने की वजह से जो आदमी मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था वो थोड़ा धुंधला धुंधला अब दिखने लगा था। लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि वो मेरी ही ओर आ रहा है। मैं वहीं पर रुक कर देखने लगा। वो आदमी दूर से मेरे पास आ रहा था। मैंने सोचा कि अगर ये आदमी ने मेरी स्कूटर देख लिया तो क्या पता यही मेरी स्कूटर चुरा लेगा। मैं वहीं पर खड़ा होकर रुक कर देखने लगा। अगले कुछ पल में वो आदमी ठीक मेरे सामने आकर खड़ा था। उसने आकर मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे बताया कि मेरी स्कूटर ख़राब हो गई है और स्कूटर ख़राब होने की वजह से मैं इसे छुपा रहा हूँ ताकि मैं इसे छोड़कर जाऊँ और कल सुबह में आकर इसे बनाकर लेकर चले जाऊँ। वह आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो कहने लगा कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से आप स्कूटर निकाल लो और कहीं आगे जाकर रख देना। मैंने उसकी बात पर हाँ कर दी। मैंने स्कूटर को फिर से बाहर निकाला और धक्का देकर आगे चलने लगा। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक घर दिखाई दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना अब स्कूटर इसी घर के आंगन में जाकर खड़ा कर दूं और घर वालों से बात कर लूं। मैं जब वहां पर पहुंचा तो घर के बाहर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। मैंने उसे बताया कि मेरी स्कूटर ख़राब हो गई है और मैं यहाँ पर स्कूटर रख कर जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि वापस कब आओगे? मैंने कहा कि कल सुबह आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, यहाँ पर रख दो। और फिर मुझसे कहने लगा कि आप पूरे भीग गए हो, अंदर आ जाओ, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन वो आदमी ज़िद करने लगा तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैं उसके घर के अंदर चला गया। छोटा सा घर था। घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ फोटोज़ लगी हुई थी और उन पर हार लगे हुए थे, जिससे समझ में ये आ रहा था कि जिसकी भी फ़ोटोज़ लगी हुई है उन्हें मरकर काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि वो जो फूल के हार थे अब वो भी बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे। मैं वहीं पर बैठा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कुछ पल में मेरे पास आया चाय लेकर। मैंने उसके हाथ से चाय ली और जैसे ही चाय का कप मुंह को लगाया मुझे अजीब सी एक बदबू आने लगी। मैंने तुरंत चाय को अपने होठों से दूर कर दिया। मैं उससे कहने लगा कि इसमें बदबू आ रही है। वो कहने लगा कि नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा, पी लो, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन मैं चाय नहीं पीना चाह रहा था, क्योंकि जैसा जैसा मैं चाय को अपने मुंह के करीब लाता मुझे वॉमिट आने लगती थी। उसको अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं चाय नहीं पी रहा था। अब वो गुस्से में बोला कि भले थोड़ी ही सही, लेकिन चाय पी लो। इसके बाद मैंने चाय को अपने होठ पर लगाया और जैसे ही चाय का एक घूंट पिया ही था कि ऐसा लगने लगा जैसा मेरे मुंह में कुछ चल रहा है। मैंने तुरंत उसे थूका और थूकने के बाद देखा कि मेरे मुंह से कीड़े और मकोड़े निकलने लगे। मैंने कहा, ये क्या है? ये चाय थी, ये सब कहाँ से निकल रहा है? वो कहने लगा कि तुमने तो चाय ही पी थी, ये कीड़े मकोड़े तुम्हारे शरीर में से निकल रहे हैं। मुझे उसकी बात कुछ अजीब लग रही थी, समझ के बाहर था कि वो ये सब क्या बात कर रहा है। फिर वो कहने लगा कि चाय पूरी ख़त्म करके ही यहाँ से जानी होगी। मैंने कहा कि मुझे चाय नहीं पीना है और ना ही मुझे अब यहाँ पर स्कूटर खड़ा करना है, मैं जा रहा हूँ। मैं गुस्से से चाय का कप वहीं रखा और जैसे ही बाहर निकलने को हुआ कि कमरे में जितने भी लाइट जल रही थी वो सब एकदम से बंद हो गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। जो बाहर बारिश अब तक धीमे धीमे हो रही थी वो कैसे ज़ोरदार शुरू हो गई थी ये पता नहीं। मेरे कदम एकदम से वहीं जम गए। कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ, मुझे इतना याद था कि कमरे का दरवाज़ा किस ओर है। तो मैं उसी ओर आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा दीवारों को हाथ लगा लगा कर ढूंढने लगा। जब मैं दीवारों को हाथ लगा रहा था तब ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि मैं किसी के शरीर पर हाथ लगा रहा हूँ। मुझे वो दीवार बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही थी और ना ही तो अब दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। उस पुराने घर की जो खिड़कियाँ थी वो खिड़कियाँ भी एकदम से गायब हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि खिड़की में से हल्की सी रोशनी आती है, लेकिन वो खिड़कियाँ थी ही नहीं कि उसमें से रोशनियाँ और घर में कुछ दिखे। और घर एकदम सन्नाटा, जैसा कि मानो मैं किसी कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। मैं वहीं पर खड़े होकर चिल्लाया कि आप कहाँ चले गए और ये लाइट को क्या हो गया है? मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा बताओ। उसका इस पर कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही कुछ 2-5 मिनट के बाद एकदम से मैं दरवाजे को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचा। वो जगह पता नहीं घर में पहले क्यों मुझे नहीं दिखाई दी। जब मैं वहां पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसा कि मैंने आग के ऊपर हाथ रखा हूं। मैंने तुरंत अपने हाथों को पीछे कर लिया और गौर से देखने लगा कि यहाँ है क्या, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फिर से चिल्लाया, अरे कोई कुछ बोल रहा क्यों नहीं है? दरवाज़ा कहाँ है यहाँ का? मुझे बाहर जाना है। मैं जब चिल्ला रहा था तब एक आवाज़ उसी सन्नाटे को चीरते हुए आई। जो इस घर में आ जाता है वो यहाँ से बाहर कभी नहीं जा पाता। मैंने जब ये आवाज़ सुनी तब मैं दंग रह गया। खड़े खड़े मेरे पैर कपकपाने लगे। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो यहाँ से। वो कहने लगा कि कुछ देर पहले जो आदमी तुम्हें मिला था वो आदमी जानते हो कौन था? मैंने कहा कि कौन था? फिर से आवाज़ आई, वो आदमी मैं ही था। लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस आदमी से मैं पहले मिला था वो आदमी की शक्ल कुछ और थी और ये तो बूढ़ा आदमी था, इसकी भी शक्ल कुछ और है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद अगले ही पल मैंने कहा कि पहले लाइट तो जलाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है। बारिश की आवाज़ अब भी ज़ोरों से आ रही थी। फिर वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैं उसकी गर्म सांस को महसूस कर पा रहा था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। फिर उसी ने शायद मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मुझे कहीं ले जाने लगा। वैसे तो जब मैं घर में घुसा था, घर काफ़ी छोटा था, लेकिन अंदर ही अंदर घर इतना बड़ा कैसे हो गया था ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब वो मुझे चला रहा था तब शायद मैं 1 से 2 मिनट पैदल चल चुका था, और जबकि घर को देखकर ये समझ में आ रहा था कि 30 सेकंड के अंदर ही पूरा घर चलकर एक बार में ख़त्म हो जाएगा। उसने मुझे किसी जगह पर लेकर चला गया। वो जगह पर तो और अंधेरा और मुझे ठंड भी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, तुम मेरे साथ करना क्या चाह रहे हो? वो कहने लगा
बस कुछ नहीं, आज से तेरा शरीर मेरा हुआ। इतना सुनना था कि मुझे घबराहट होने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगा, और भगवान का नाम लेने के बाद मैंने महसूस किया कि अब तक जो उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उसने वो हाथ छोड़ चुका है। मेरे आसपास मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही तो कोई रोशनी थी। मैंने तुरंत ही भागने का सोचा। मैं वहाँ से भागकर फिर से दीवारों को हाथ लगाने लगा कि मुझे शायद दरवाज़ा अब कहीं दिख जाए। मैं जब भगवान का नाम ले रहा था, तब उस घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो घर में रहने वाले और भी बहुत सारे सदस्य हैं, जिन्हें भगवान का नाम सुनकर डर लग रहा हो। उसके बाद ऐसे ही मैं नाम लेता रहा, और मुझे अचानक से दरवाज़ा दिख गया। दिख गया क्या, यूँ समझ लीजिए कि मैंने दरवाजे को महसूस किया। मैं दरवाजे को हाथ लगाकर ही उसकी कड़ी या हैंडल ढूंढ रहा था कि दरवाज़ा खोलूं। तभी पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। शायद अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा हुआ था। मैंने भगवान का नाम लेना 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया, और नाम लेता ही रहा। मैं जब नाम ले रहा था, तब मुझे एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ कि कोई ठीक एकदम मेरे पीछे है, और वो अब मुझे परेशान करना चाहता है या मारना चाहता है। एकदम से एक जोर की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा कि मानो कोई किसी को जोर से मार रहा हो, और उसके बाद जो मार खा रहा था, उसके चीखने चिल्लाने की या तड़पने की आवाज़ भी मैं बिल्कुल साफ साफ सुन पा रहा था। मैं एक झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे तो वही हर जगह अंधेरा ही था। कुछ भी देख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैंने फिर से अपना दरवाज़ा ढूंढने पर ध्यान लगाया। इस बार दरवाजे की कड़ी मेरे हाथ में आई। मैंने तुरंत दरवाजे को धक्का देकर खोला। दरवाज़ा एक झटके से खुला। मैं उस घर से भागते हुए बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया, और बाहर आने के बाद दोबारा उस घर की ओर अपनी नज़रें घुमाया, तो पाया कि वो घर तो एक खंडर था। वहाँ पर कोई नहीं था। वो घर मानो देखकर यूँ लग रहा था कि पिछले 50-100 सालों से ये घर बंद पड़ा है। मेरी स्कूटर जो कि अभी वहीं पर खड़ी हुई थी, मैंने स्कूटर को छोड़ा और उसके आंगन से भी बाहर निकलकर रोड की तरफ भागकर आया। और फिर मैं ये देखने लगा कि अब मेरी स्कूटर का मैं क्या करूं। क्या मेरी स्कूटर अगली सुबह तक वहां सेफ रहेगी? लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को पहले अपनी जान बचाना चाहिए। बस मैं भी वही कर रहा था। मैं वहीं पर खड़े होकर देखने लगा कि कोई आदमी मुझे दिख जाए, जिसकी मदद से मैं जाकर स्कूटर ले आऊं। लगभग 15-20 मिनट खड़े रहने के बाद मैंने एक आदमी को देखा जो स्कूटर पर ही आ रहा था। मैंने उसे हाथ दिखाया। बारिश अब भी हो रही थी। उसने स्कूटर को मेरे पास लाकर रोक दिया। फिर मैंने उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे स्कूटर लेने? वो आदमी कहने लगा कि लेकिन घर कहाँ है? मैंने उसे बताया यहीं थोड़ी सी अंदर मुझे एक बल्ब दिखा था पहले जलता हुआ, तो मैं उसी के पीछे चला गया। लेकिन अभी वो शायद बारिश की वजह से लाइट चले गई है, तो घर नहीं दिख रहा। वो आदमी कहने लगा, तुम क्या पागल हो? वहाँ कोई घर नहीं है। मैंने कहा, अरे मैंने अपनी आँख से देखा था, वहाँ घर है। मैंने उस आदमी को पूरी घटना नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं इसे घटना बता दूंगा तो ये आदमी भी मेरे साथ चलने के लिए डरेगा। इसीलिए वो आदमी की बाइक वहीं पर खड़ा रखकर मैंने उससे कहा कि यहाँ से पैदल चलते हैं। हम लोग रास्ते से नीचे उतरे और पैदल उस घर के पास पहुँच गए। जब उस घर के पास पहुँचे तो घर बुरी तरह अब और ज़्यादा खंडर दिख रहा था। वो कहने लगा, इस खंडर घर में तुझे कौन मिला था जिससे तूने बात की? मैंने कहा कि एक आदमी रहता था, लेकिन लाइट चले गई है, इसके लिए वो दिख रहा नहीं है। हमें उस बारे में क्या बात करना, हमें तो अपनी स्कूटर लेना है, चलो यहाँ से चलते हैं। एक बार को उस आदमी को यूँ भी लगा कि शायद मैं चोर हूँ और स्कूटर दूसरे की चोरी कर रहा हूँ। वो कहने लगा कि ये स्कूटर तुम्हारी ही है, इसका क्या सबूत है? चलो पहले मैं वो आदमी से जाकर बात करूँगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप जाकर बात करो, मैं स्कूटर के ही पास रुकता हूँ। वो मुझसे कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ तुम भी चलो। मैंने कहा, लेकिन एक शर्त है, हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। वो बोला, ठीक है। हम घर के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा ठोकने लगे। कई देर तक दरवाज़ा ठोकने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर
वो मुझसे कहने लगा कि यहाँ तो कोई नहीं रहता है, तो तुम्हें यहाँ पर कौन मिला था? मैंने कहा कि हो सकता है वो कहीं चला गया होगा। उसके बाद उस आदमी को मैंने अपने घर का पता बताया कि मैं इस जगह पर रहता हूँ और ये स्कूटर मेरी है। बहुत मुश्किल से उसे विश्वास दिलाकर वहाँ से अपने स्कूटर को लेकर मैं बीच सड़क पर आया और उससे कहा कि थोड़े आगे तक के मुझे टो मार दो। वो आदमी ने भी वैसा ही किया, मेरी हेल्प कर दी। मैं वहाँ से निकल गया। अगले दिन मैंने जब ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे कहने लगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पे घर ही नहीं है। मैंने उन लोगों को उसी जगह ले जाने का सोचा और अगले ही दिन उन लोगों को उसी जगह पर ले आया। जब वो लोग वो खंडर को देखे तो कहने लगे कि यहाँ पर आदमी तो क्या कुत्ता भी नहीं रहता होगा, तुझे कैसे कोई आदमी मिल गया जिससे तूने इतनी सारी बात कर ली। और फिर उस समय मुझे समझ में आया कि मैं पिछली रात जो कुछ भी देखा या जिससे भी बात किया वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। तो दोस्तों, ये थी दीपेश जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रानी ने हमें भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं अपना असली नाम तो नहीं बताना चाहती, इसीलिए मैंने अपना नाम रानी बताया है। लेकिन हाँ, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये घटना सुनकर आप लोग सच में दंग रह जाएंगे। ये घटना मेरे मम्मी पापा के साथ घटी थी। वैसे तो बहुत पुरानी घटना है और मुझे भी बराबर से याद नहीं है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ आज मैं आप लोगों को वो सब बताऊंगी। बात कई साल पुरानी है। मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि गांव में बहुत कम एज में ही शादी हो जाती थी। मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तब उनकी एज 18 साल की थी। मम्मी बताते हैं कि उस समय मुझे अपना गांव छोड़कर तेरे पापा के गांव आकर रहना पड़ा था। मेरे पापा लोग बहुत गरीब थे, मेरी मम्मी से भी ज़्यादा गरीब थे। मेरी मम्मी बताते कि हमारे गांव में तो उस समय कम से कम 50-60 घर थे, लेकिन जो गांव तेरे पापा का था वो गांव में मुश्किल से 20-25 ही घर होंगे। और मेरी मम्मी और पापा के गांव के दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ 4 ही किलोमीटर का था। मेरी मम्मी बताते कि जब वो पापा के घर पर आए थे तो पापा के घर पर ना ही तो लाइट थी ना ही फैंस थे, बस कच्ची कच्ची मिट्टियों की दीवार से घर बना हुआ था। जब मम्मी आकर पापा के साथ रहने लगे तब घर तो छोटा था। दादा दादी के बाजू में ही मम्मी पापा दोनों साथ में सोते थे क्योंकि रूम एक ही था। मम्मी बताते हैं कि 2-4 दिन तो अच्छे से कटे। फिर जो पापा का घर था उसी घर को लगकर पीछे की ओर बड़ा सा जंगल और तालाब था। लोग दिन में वहाँ पर आते थे। कुछ लकड़हारे भी थे जो लकड़ियाँ काटने आते थे, तो कुछ अपना जंगल में काम करने के लिए आते थे। एक दिन शाम में 6 बजे के आसपास मैं पीछे की ओर बैठकर बाल बना रही थी अपने, कि मैंने देखा सामने से एक औरत चलते हुए मेरे पास आई। उसके हाथ पैर बिल्कुल काले थे, ऐसा लग रहा था कि जैसा कीचड़ में अभी नहाकर आई हो। वो मेरे पास आई, आकर रुक गई और जो बाल मैं अपने बनाते हुए देख रही थी वो ये था कि वो मेरे पास आकर मेरे बालों को समेटने लगी। मुझे उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है और मेरे बाल क्यों उठा रही है। मुझे लगा कि शायद कोई पागल होगी। मैंने तो आज तक उसे देखा नहीं था। फिर मैं तुरंत उसे देखने के बाद घर में चले गई। मैंने जाकर जो मेरी सास थी उन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगी कि ऐसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब वो मुझे ये सब बात बता रही थी तब उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ चीज़ें छुपा रही है, या फिर यूँ कह सकते हो कि वो चाहकर भी बताना नहीं चाह रही है। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप अपने काम में लग गई। शाम के समय जब मेरे पापा आए तो मेरी मम्मी ने पापा को ये सारी बात बताई। पापा सुनकर बहुत गुस्सा हुए। पापा ने कहा कि जब वो तेरे बाल उठा रही थी तुझे उसे तभी ही चिल्ला देना चाहिए था कि ये सब क्या कर रही है, तूने क्यों नहीं उसे रोका। मेरी मम्मी ने पापा से कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा रोकना भी होता है, मैं तो वो पागल समझकर इसीलिए कुछ उसे कहा नहीं और चुपचाप घर में आ गई।
पापा को बहुत गुस्सा है। पापा ने कहा कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो याद रखना। मेरी मम्मी ने सिर्फ हाँ कहा और अपने काम में लग गई। कुछ दिन के बाद दोबारा ऐसा हुआ कि मम्मी बाहर बाल बना रही थी और फिर से वही औरत मम्मी को आते हुए दिखी। मम्मी ने उसके पास आने से पहले ही अपने सारे बाल उठा लिए और जैसे ही मम्मी घर के अंदर जाने के लिए पीछे पलटी कि उस औरत ने अपना हाथ एकदम से लंबा करके मम्मी के बालों को पकड़ लिया और मम्मी वहीं पर खड़ी हो गई। मम्मी ने देखा कि उसका हाथ एक आम आदमी से लगभग 10 गुना बड़ा हो चुका था और वो मम्मी से अपने बाल मांगने लगी। मम्मी ने उसे अपने बाल देने से तो मना कर दिया। मम्मी के हाथ में थे और मम्मी ने उसे टाइट पकड़ कर रखा था। मम्मी डर भी रही थी। दोस्तों, एक बात ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब मम्मी की पहली बार उसने बाल लेकर गई, उसके अगले दिन से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। यानी हर समय उन्हें एक घबराहट, डर सा महसूस होता। ऐसा लगता कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। कई बार रात के समय जब मम्मी सो जाती तब भी उन्हें ये महसूस होता कि वही औरत उनके पास में घूम रही है। मम्मी बताती है कि जब वो औरत आई थी मम्मी के करीब तब मम्मी को एक अजीब सी ठंड लग रही थी और वैसी ही ठंड मम्मी को कई बार लगती थी। ऐसा लगता था कि ये वही औरत है। फिर मम्मी ने बताया कि जब वो औरत बाल नहीं छोड़ रही थी तब मम्मी ने ज़ोर से चीख लगाई। वो चीख सुनकर तुरंत ही अंदर से मेरी दादी भागकर बाहर आ गई थी। दादी ने जब ये देखा तो दादी उस औरत की ओर भागी और दादी के पास कुछ तो हाथ में था जिसे दादी ने तुरंत उस औरत पर फेंक कर मारा। वो कुछ पाउडर जैसा था, जिसके बाद वो औरत तुरंत से वहीं गिर गई और उसका हाथ अपने आप ही छोटा हो गया। फिर मम्मी को लेकर वो घर के अंदर आ गई और जो पीछे का दरवाज़ा था उसे बंद कर दिया। दादी मम्मी से कहने लगी, अगली बार कभी भी यहाँ पीछे की ओर निकलकर बाल नहीं बनाना। मैंने तुझे लास्ट टाइम पे भी वार्निंग दी थी लेकिन तू मेरी बात को मानी नहीं। मम्मी ने कहा कि मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई थी। मम्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मम्मी अब ये सोचने लगी कि ये जो भी था ये एक आम आदमी तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये भूत चुड़ैल तो ज़रूर हो सकती है। मम्मी शाम का इंतज़ार कर रही थी कि कब उनके पति आएंगे। जब शाम में मेरे पापा आए तो मम्मी ने उन्हें ये सारी बात बताई। पापा मम्मी पर ही उल्टा चढ़ बैठे, कहने लगे कि मैंने मना किया था, तू मेरी बात को क्यों नहीं मानती है, समझा नहीं था तुझे। मम्मी ने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती थी ये। 2-4 दिन तो ठीक ठाक बीत गए। उसके बाद मम्मी को अब वो औरत हर जगह दिखाई देने लगी। मम्मी अगर काम भी करती होती तो ऐसा लगता कि बाहर आंगन के आसपास वो औरत घूम रही है। एक बार मम्मी बताती है कि जब मैं कुएं से पानी निकाल रही थी, जो कि हमारे ही घर के आंगन से थोड़ी ही दूरी पर था। वो एक कॉमन कुआं था, वहाँ से गांव के सभी लोग पानी निकालते थे। जब मम्मी वहाँ से पानी निकाल रही थी तो उसने दूर उसी औरत को खड़ा हुआ देखा और वो औरत मम्मी को दोनों हाथों से इशारा करके अपनी ओर आने के लिए कह रही थी, लेकिन मम्मी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तभी ही उसी कुएं पर एक दूसरी औरत आई पानी लेने। मम्मी ने उस औरत से कहा कि ये सामने जो औरत खड़ी है पागल है क्या, ये कौन है? तो वो औरत मम्मी को देखकर कहने लगी कि वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा है, तुझे गलतफहमी हुई है। मम्मी ने कहा, अरे मुझे तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। वो औरत ने कहा कि नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसे भी देखकर यही लग रहा था कि वो उस औरत को देख तो पा रही है, लेकिन शायद वो कुछ छुपाकर मम्मी को बताना नहीं चाह रही। मम्मी ने कुछ नहीं कहते हुए अपने घर पर जाना ही ठीक समझा। मम्मी जब घर पर लौटी तो मम्मी इस बार अपने होश में नहीं थी। दादी के साथ वो बदतमीजी से बात करने लगी। शायद अब वो पॉसेस हो चुकी थी। मम्मी ने जब दादी से ऐसी बात की तो दादी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि अब शायद बात हाथ से निकल चुकी है। दादी ने तुरंत ही मम्मी के ऊपर झाड़ फूंक करना शुरू किया, लेकिन दादी बताती है कि मम्मी में इतनी ताकत आ चुकी थी कि मम्मी दादी से कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और वो तुरंत ही पीछे का दरवाज़ा खोलकर कहीं जंगलों में जाकर भाग गई, यानी कि गायब हो गई। उसके बाद दादी घर पर अकेली थी तो वो परेशान थी
शाम में जब मेरे पापा और मेरे दादा लौटे तब दादी ने उन्हें सारी बात बताई। शाम में जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, यानी दादा और मेरे पापा ने गांव के लोगों को ये बात बताई, तो गांव के लोगों ने घर में आकर ये फैसला किया कि हम अभी इसी समय तुरंत जाकर मेरी मम्मी को ढूंढेंगे। और कुछ 10-10 की 2 टुकड़ियां बनाकर 2 ऐसे ग्रुप जंगल में निकल पड़े। दोनों ही पूरी रात जंगल में घूम कर आए, लेकिन मेरी मम्मी कहीं नहीं मिली। पापा घर पर आकर बहुत रो रहे थे कि अब उसे शायद मैंने हमेशा के लिए खो दिया या वो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी ने पापा से कहा कि मैं पता लगा सकता हूँ, तुम्हारी पत्नी इस समय कहाँ होगी। पापा ने उससे कहा कि आप कैसे पता लगा लोगे। वो कहने लगा कि एक काम करते हैं, हम एक जगह पर चलते हैं, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो इसमें तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। ये दोनों ही उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े और उसी शाम वापस लौट आए। पापा बताते हैं कि मैं रात में भी सोया नहीं था और अगले दिन उस आदमी को ढूंढने के लिए, या यूँ कहिए कि लाने के लिए, मैं निकल पड़ा था। उस आदमी ने कहा कि अब 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं है, हमें 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी पत्नी को वापस लाना ही होगा। और इसीलिए उसने कहा कि आज सिर्फ हम 10 लोग ही जाएंगे। 10 लोग गांव के इकट्ठा हुए और सभी लोग मम्मी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बार ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। शायद सच में कहीं ना कहीं वो आदमी जानता था कि मेरी मम्मी कहाँ मिलेगी। वो तालाब के पीछे की ओर लगभग 1 किलोमीटर और अंदर जाने के बाद काफ़ी घना जंगल शुरू होता था। वहाँ पर एक पेड़ के पास उसने गया और पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर वो अपने हाथ से मारने लगा। कहने लगा कि बता, इसकी पत्नी कहाँ है। पापा बताते हैं कि हम सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है, पेड़ थोड़ी ना इसे जवाब देगा। तभी ही ऊपर से एक कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो ज़मीन पर आकर गिर पड़ा। ज़मीन पर वो जब गिरा तब वो खून में नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर मार दिया हो या ऊपर किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया, इसीलिए वो गिर गया। बस इतना देखकर वो कहने लगा कि थोड़ी ही आगे तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। पापा ने कहा कि आपको ये कैसे समझा। वो बस पापा की ओर देखा और चुप रहने का इशारा किया। फिर ये सभी लोग वापस से आगे बढ़ गए मेरी मम्मी को ढूंढने। कुछ दूर आगे जाने के बाद मम्मी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। मम्मी वहाँ से चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। पापा तुरंत मम्मी को देखकर उनकी ओर भागने लगे, लेकिन उस आदमी ने पापा का हाथ पकड़ लिया और आगे ना जाने का इशारा करते हुए कहा कि चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, आगे खतरा है। पापा उसकी बात सुनकर वहीं रुक गए और आगे नहीं गए। फिर उसने मम्मी के पास धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाया और आगे जाने के बाद मम्मी के ऊपर कुछ उसने फूका, पढ़कर, शायद कुछ तंत्र मंत्र पड़े होंगे, जिसके बाद मम्मी मानो एकदम से होश में आई और खड़े होकर रोने लगी। फिर वो पापा की ओर भागते हुए आगे आई। पापा अब भी डर रहे थे कि शायद उन्हें नहीं मिलना है, लेकिन उसने आंखें बंद करके पापा को इशारा करते हुए कहा कि मिल लो। मम्मी पापा से गले लगकर खूब रोने लगी, कहने लगी कि मैं कहाँ थी, मेरे साथ क्या हो रहा था। मम्मी को कोई होश नहीं था और मम्मी शायद पिछले 1-2 दिन से कुछ नहीं खाई थी। जब से जंगल में थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब पापा से गले लगकर रोने लगी तो कहने लगी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। उस आदमी ने कहा कि इसे भी घर लेकर चलो। पापा को लग रहा था कि शायद बात यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अब खतरा टल चुका है। जब मम्मी को घर लेकर आया गया तब उस आदमी ने कहा कि मुझे यहीं पर रुकना होगा, शायद 2 दिन 4 दिन, कितना समय लगेगा मैं नहीं जानता। पापा ने कहा क्यों? तब उस आदमी ने बताया कि वो चुड़ैल दोबारा आएगी और इस बार वो जब भी आएगी तो मुझे उसे सामने से भस्म करना होगा, या तो जो बाल उसने उठाकर ले गई थी तुम्हारी पत्नी के, वो बाल उसे मुझे वापस लेना होगा। 2-4 दिन तो ऐसे ही बीते। वो आदमी हमारे ही घर पे रहता था और मम्मी से कहता था कि पीछे का ही दरवाज़ा खोलकर तुम अपने बाल बनाया करो।
मम्मी भी वैसा ही करते थे। मम्मी पीछे का दरवाज़ा खोलकर अपने रोज़ाना बाल बनाते, लेकिन हाँ, जितने भी बाल गिरते वो सभी मम्मी उठा लेते थे। फिर कुछ 4 दिन होने के बाद मम्मी जब एक शाम में पीछे बैठकर बाल बना रहे थे, तब मम्मी ने देखा कि वो औरत फिर से मम्मी को सामने दिखाई दी। इस बार वो आदमी भी चौकन्ना था। जैसे ही वो औरत मम्मी के पास आई, वो आदमी तुरंत, जो कि दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, सामने आया और आने के बाद उसने उसे पकड़ लिया। मम्मी बताते हैं कि उसने इतनी ताकत से पकड़ा था कि वो चुड़ैल भी चीखने चिल्लाने लगी। शायद उस आदमी की ताकत नहीं थी, लेकिन जो तंत्र मंत्र उसने पढ़ा हुआ था, ये ताकत उसकी थी। और वो पढ़कर फूंक कर कहने लगा कि अभी के अभी इस औरत के बाल दे, वरना मैं तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा या हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। उस औरत ने दूसरे हाथ से अपने बाल की चोटी में हाथ घुमाई और कुछ बाल निकाल कर सामने रख दिया। फिर वो जो आदमी था, उसने वो सारे बाल को लिया और उस औरत से कहा कि दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आना। वो औरत जब वहाँ से जाने को हुई, तब उस आदमी ने उस औरत के सर पे हाथ रखकर एक दूसरा बाल खींच कर निकाला। वो औरत चीखने लगी और वो अपना बाल दोबारा मांगने लगी। उसने कहा, नहीं, तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या पता तू दोबारा फिर परेशान करे। अब जब भी तू परेशान करेगी तो ये तेरा बाल काफ़ी होगा तुझे ख़त्म करने के लिए। इतना कहना था कि वो औरत चीखने चिल्लाने लगी और उस आदमी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो भागते हुए जंगल की ओर कहीं गायब हो गई। उसने मम्मी को वो सारे बाल दिए और कहने लगा कि जब भी अपने बाल बनाओ तो ऐसे ही रास्ते में अपने बालों को मत छोड़ा करो। दोस्तों, इसके अलावा एक छोटी घटना ये भी है कि हमारे गांव में मम्मी बताते हैं, उसके कई दिनों के बाद लोग अपने बालों को छुपा कर रखते थे, डरते थे कि औरतों के बाल रास्ते पर कहीं नहीं मिले, ताकि वो चुड़ैल फिर से हमला ना कर दे। एक औरत गांव में दूसरी और भी थी, उसे बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा यही बात कहती थी कि अगर किसी ने भी मुझे परेशान किया तो उसके बालों को लेकर मैं जला दूंगी। अब गांव के कुछ लोग उस पर शक करने लगे कि क्या पता वही चुड़ैल है, और फिर दोबारा से उस आदमी को ढूंढ कर बुलाया गया। लेकिन जब वो आदमी गांव आया तो वो कहने लगा कि ये चुड़ैल नहीं है, लोग इसे परेशान करते हैं, इसीलिए ये लोगों को धमकी देती है, इससे डरने की कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये थी रानी जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शैलेश ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम शैलेश है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये घटना अभी हाल ही में मेरे साथ घटी थी। ये बात लॉकडाउन की है। 2020 अप्रैल का महीना चल रहा था। मैं अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन पड़ चुका था, कोई काम नहीं था। पूरा दिन घर पर ही बैठे बैठे बोर हो जाते थे हम लोग। मेरे दोस्त ने मुझसे कॉल करके कहा कि यार शैलेश, घर पर बैठ बैठ कर भी मैं थक गया हूँ, एक काम करते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा कि लॉकडाउन है, यहाँ बाहर नहीं निकलने मिल रहा है और तुझे घूमने की पड़ी है। वो कहने लगा कि एटलीस्ट बाहर कहीं मिलते हैं, 1-2 घंटा साथ में बैठ कर चले जाएंगे। उसका घर और मेरा घर कुछ 1 किलोमीटर की ही दूरी पर था। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं गुजरात का रहने वाला हूं। जब हम लोगों ने प्लान बनाया तो मैंने मेरे एक तीसरे दोस्त से भी कहा कि एक काम कर, अगर मिलने का ही प्लान है तो तू भी आ जा। वो दोनों ही लोग मुझसे कहने लगे कि तेरे घर के पास में जो जगह है, हम लोग वहीं पर बैठेंगे। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नदी जाती है। उस नदी किनारे पर बहुत अच्छा लगता है और सुकून लगता है। हम लोगों ने प्लान तो वैसे शाम का बनाया था, लेकिन शाम में पुलिस का डर था और फिर लॉकडाउन भी था, तो इसीलिए मेरे दोस्त ने कहा कि हम ऐसा करते हैं 10 बजे तक के मिलेंगे सभी लोग। तब मैंने भी हाँ कह दिया। 10 बजे हम तीनों ही उस नदी किनारे मिले। हमें मिलकर भी 1-2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था। लॉकडाउन की वजह से एक दूसरे से मिलना भी असंभव बन चुका था। जब हम वहाँ पर मिले और तीनों ही जन आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि हमने नदी के दूसरी साइड देखा, एक औरत और एक बच्चा नदी के पास बैठकर कुछ कर रहे हैं। लेकिन रात का समय होने की वजह से अंधेरा ज़्यादा था और समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं।
जब मेरे दोस्त ने कहा कि हम थोड़ा नज़दीक जाकर देखते हैं, तो हम उसके नज़दीक गए। हमने देखा कि वो बच्चा नदी में हाथ डालता और कुछ निकाल कर खाता, और उसकी जो माँ थी या पता नहीं कौन, वो भी वैसा ही कर रही थी, नदी में हाथ डालती और कुछ निकाल कर खाती। मेरे दोस्त ने कहा कि यार देख, लॉकडाउन की वजह से लोग कितने परेशान हो गए, शायद इनके पास भी पैसे नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें ये सब करना पड़ रहा है। मैंने कहा कि पैसे होंगे या नहीं होंगे वो सब तो बात की बात है, ये नदी में हाथ डालकर निकाल कर कुछ खा रहे हैं, क्या मछली खा रहे हैं? और अगर ये लोग इंसान है तो ऐसी कच्ची मछली कौन खाता है? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि हो सकता है बहुत ज़्यादा भूखे हो गए होंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। हम लोगों ने दूर से ही आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगाने के बाद उन लोगों से कहा कि आप लोगों को कुछ चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन वो लोग हमारी आवाज़ सुनकर एकदम से चौकन्ना हो गए। ऐसा लग रहा था कि तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि हम लोग सामने खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। वो दोनों एकदम से नदी के पास से खड़े हो गए और पीछे हटने लगे। हमने दोबारा आवाज़ लगाई, लेकिन उस पर भी उनका कोई जवाब नहीं था। जब मेरे दोस्त ने कहा कि रुको, हम लोग वो तरफ आते हैं, और हम आगे बढ़ने लगे, तो वो लोग वहाँ से पीछे भागकर कहीं गायब हो गए। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यार ये क्या था? मैंने कहा पता नहीं, शायद वो लोगों को हमसे मिलना पसंद नहीं होगा, या वो लोग नहीं चाहते कि हम उन्हें देखें। हम लोगों ने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया और अपने अपने घर पर आ गए। कुछ दिन के बाद हमारा फिर से प्लान हुआ मिलने का। तब मैंने कहा कि हम फिर से वहीं नदी के पास मिलते हैं, अच्छी जगह है, कोई देखता भी नहीं है, और रात में वही 10 बजे मिलेंगे। जब हम रात में 10 बजे मिले, तो इस बार फिर से हम लोगों ने उस औरत को और उस बच्चे को देखा। इस बार भी वो दोनों कुछ वैसा ही कर रहे थे। हम लोग उनके नज़दीक गए और जाकर आवाज़ लगाई। इस बार उन्हें आवाज़ सुनकर शायद हम पर गुस्सा आ गया, और जो बच्चा था वो एकदम से गुस्से में खड़े होकर नदी के ऊपर से चलते हुए हमारे पास आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। बस इतना ही हमें डरने के लिए काफ़ी था कि हमने पीछे से देखा उसकी माँ, वो भी नदी के ऊपर से चलकर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखें डार्क लाल और पीले कलर की थी। शायद अब वो लोग मछली ही जैसा हमें भी कच्चा चबाकर खा जाना चाहते थे। मैंने जब ये देखा, तब मैं वहाँ से भागने के लिए पीछे पलटा ही था कि उस बच्चे ने सामने खड़े होकर मेरा रास्ता रोक दिया और मुझसे कहने लगा, अब तुम तीनों की बारी। हम तो तीनों ही वहाँ घबरा कर खड़े थे और डर के मारे अब पसीना शुरू हो चुका था। फिर उसकी माँ ने मेरे एक दोस्त का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसे घसीटने लगी पानी के अंदर। वो औरत वैसे तो पानी के ऊपर ही थी, लेकिन हम इंसान थे, हम तो पानी में जाते साथ ही डूबने लगे। मैं तुरंत ही वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा कि हमसे गलती हो गई है, हमें जाने दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो बच्चा जो अभी तक खड़े होकर ये सब देख रहा था, मेरे पास आकर कहने लगा कि पिछली बार भी तुम ही लोग आकर हमें परेशान कर रहे थे ना। मैंने कहा कि हाँ, हम परेशान नहीं कर रहे थे, हम बस आपकी मदद करना चाह रहे थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। मैं उनसे जब माफ़ी मांग रहा था, तब वही औरत जिसने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा था, उस औरत ने मेरे दोस्त का हाथ छोड़ा और बाहर नदी किनारे उसे उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद उसकी कमर में एक झटका आ गया और फिर वो दोनों ही नदी के ऊपर से चलते हुए जैसा हमारे पास आए थे वैसे ही अपनी जगह पर लौट गए। हमने अपने दोस्त को उठाया और तुरंत वहाँ से भागकर घर पर आ गए। जब कुछ दिनों के बाद ये बात घर वालों को पता चली, मेरे दोस्त के घर वालों को, तो वो लोग कहने लगे कि वो एक मरी हुई औरत थी जिसकी आत्मा तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने ही उससे बात करके उसे परेशान किया। दोबारा कभी भी रात के समय नदी के किनारे मत जाना। दोस्तों, ये बात होने के बाद हम लोगों ने भी कान पकड़ा
कि अब कभी भी नदी किनारे रात के समय नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।